लक्ष्य हमेशा पहुंच से बाहर होना चाहिए, किसी व्यक्ति की समझ से नहीं। सितारों तक पहुंचने के लिए, ना कि उन्हें हाथ में रखने के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सटीक बैठता है। 8 जनवरी 2026 के द हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शानदार उपलब्धियों पर और साथ ही उन चुनौतियों पर जो अब हमारे सामने खड़ी हैं। ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 के लिहाज से बेहद जरूरी है। पिछले 10 साल आईएसआरओ के लिए कमाल के रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, उसने तो इतिहास ही बना दिया। बिल्कुल। फिर आदित्य L1 का अपनी कक्षा में पहुंचना और नासा के साथ निसार मिशन, ये सब अद्भुत सफलताएं हैं। और हमारा PSLV रॉकेट, वो तो जैसे ऑर्बिट तक पहुंचने की गारंटी बन गया है। उसे इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सफलता अपने साथ नई उम्मीदें और नई चुनौतियां लेके आती हैं। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। इसरो की इन सफलताओं के बाद अब आगे की राह कितनी अलग और चुनौतीपूर्ण है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। देखिए, लेख के अनुसार इसरो की भविष्य की राह में 3 मुख्य चुनौतियां हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। ये हैं, पहला, अधिक जटिल मिशनों को पूरा करने की क्षमता, जिसे हम एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कह सकते हैं। दूसरा है, एक नए उदार अंतरिक्ष क्षेत्र में शासन और कानूनी स्पष्टता। और तीसरा, तकनीकी के साथ साथ औद्योगिक और वित्तीय बाधाएं। यूपीएससी मेंस के उत्तर के लिए ये एक बेहतरीन ढांचा हो सकता है। ठीक है, तो पहली चुनौती से शुरू करते हैं, निष्पादन क्षमता। लेख में एक ढांचागत प्राथमिकता समस्या का उल्लेख है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसरो एक ही समय में कई बड़े और बहुत जटिल मिशनों की तैयारी कर रहा है। एक तरफ गगनयान है, फिर चंद्रयान 4 और साथ ही अगली पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल यानी NGLV। इससे संगठन पर भारी दबाव है और एक तरह की रुकावट, एक बॉटलनेक पैदा हो रहा है। बॉटलनेक? इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। यूं समझिए कि इसरो के पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी और शेफ हैं, लेकिन किचन में काम करने की जगह सीमित है। तो एक साथ कई बड़ी डिश बनाने की कोशिश में हर चीज में थोड़ी देरी हो रही है। अच्छा, तो इसका एक उदाहरण 2025 में लॉन्च की कम संख्या हो सकती है। मैंने पढ़ा था कि अनुमान 8 लॉन्च का था, लेकिन हुए केवल 5। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका कारण यही बड़े कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना और कुछ परियोजनाओं में देरी होना बताया गया है। और निजी कंपनियां भी इस बोझ को कम नहीं कर सकती? अभी नहीं। वो अभी भी इसरो की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसका असर दूसरे असंबंधित कार्यक्रमों पर भी पड़ता है, जिससे उनकी समय सीमा प्रभावित होती है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? यहाँ जो बात दिलचस्प है, वो समाधानों में है। आईएसआरओ को अधिक एकीकरण क्षमता इंटीग्रेशन कैपेसिटी, परीक्षण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच और एक मजबूत औद्योगिक सप्लाई चेन की जरूरत है। अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि आईएसआरओ हर मिशन के लिए डिजाइनर, इंटीग्रेटर और रुकावट तीनों एक साथ ना हो। ठीक है, ये तो हुई हार्डवेयर की समस्या। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर, यानी शासन और कानून। सरकार ने 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए और इसे निजी कंपनियों के लिए खोल दिया, लेकिन लेख के अनुसार यहाँ एक बड़ी कमी है। बिल्कुल, और ये कमी शायद सबसे बड़ी है। मुख्य मुद्दा यह है कि भारत के पास अभी भी एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून, एक नेशनल स्पेस लॉ नहीं है। कागज पर तो सब कुछ साफ है। आईएसआरओ अनुसंधान और विकास करेगा, इन स्पेस प्राधिकरण और प्रचार का काम करेगा, और NSIL व्यवसायीकरण को संभालेगा। अगर भूमिकाएं परिभाषित हैं तो समस्या कहाँ है? ये तो सुनने में काफी सुलझावा लग रहा है। समस्या ये है कि इन संस्थानों के पास वैधानिक अधिकार यानी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यदि कोई वाणिज्यिक मिशन विफल हो जाता है, तो देनदारी, बीमा और विवादों का समाधान कैसे होगा? अच्छा, तो कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, यही साफ नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो एक स्पष्ट कानून के बिना आईएसआरओ को हर चीज के लिए एक फॉलबैक रेगुलेटर या तकनीकी प्रमाणकर्ता के रूप में देखा जाता है। और ये उसे उसके मुख्य अनुसंधान कार्य से भटकाता है। ठीक कहा। एक कानून न केवल आईएसआरओ की रक्षा करेगा, बल्कि INSPC और NSIL को भी वास्तविक अधिकार देगा। तो इस सब का वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति के लिए क्या मतलब है? हम कहाँ खड़े हैं?
ये एक पूरे इकोसिस्टम की समस्या है। दुनिया अब बार-बार लॉन्च, आंशिक रूप से दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले लॉन्च वाहनों और तेजी से सैटेलाइट निर्माण की ओर बढ़ रही है। ये अब एक औद्योगिक पैमाने का खेल बन गया है। और भारत का जवाब है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हाँ, जिसमें दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाला पहला चरण और 30 टन तक की पेलोड क्षमता होगी। लेकिन ऐसी प्रणालियों के निर्माण के लिए उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या इसके लिए पर्याप्त निवेश आ रहा है? और यही असली चुनौती है। लेख के अनुसार 2024 में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश में तेजी से गिरावट आई। ओहो, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। हालांकि इसके जवाब में IN स्पेस ने एक प्रौद्योगिकी अपनाने वाला फंड, एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड लॉन्च किया है। इसका मकसद कंपनियों को प्रोटोटाइप से बड़े पैमाने पर उत्पाद बनाने में मदद करना है। तो अगर मैं पूरी बात को समेटूं, ISRO की बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाने से लेकर चंद्रमा पर उतरने तक की यात्रा अविश्वसनीय रही है। लेकिन अब अगला चरण केवल व्यक्तिगत मिशनों की सफलता के बारे में नहीं है। एकदम सही। भविष्य की सफलता संस्थागत प्रदर्शन की निरंतरता पर निर्भर करती है। चुनौती सिर्फ सराहनीय मिशनों को पूरा करने से आगे बढ़कर एक औद्योगिक प्रणाली बनने की है, जहां इंजीनियरिंग, विनियमन, विनिर्माण और वित्त सभी एक साथ परिपक्व हों। तो सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, जैसे जैसे भारत गगनयान जैसे मिशनों के साथ सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य बना रहा है, असली चुनौती शायद रॉकेट में नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद नियमों, सप्लाई चेन और कानूनी ढांचों में हो सकती है। कोई देश अग्रणी अनुसंधान और एक व्यावसायिक रूप से जीवंत और कानूनी रूप से मजबूत अंतरिक्ष इकोसिस्टम के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। ये विषय UPSC मेंस के GS पेपर 3 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की ऐसी ही गहन चर्चा के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।